प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। सबको जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय श्री श्याम। शुरुआत करते हैं अपन डीएलएड सेकेंड ईयर चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो आपका आगे का जो पेपर होगा, चौथा पेपर, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसकी इकाई 1 पढ़ेंगे अपन, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 1 के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है वो बन चुका है, अपलोड हो गया है, आप उसको देख लें। ये है मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसको अपन बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक अभिव्यक्ति कब तक अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं बन सकती? यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति जो है, हम जो बात करते हैं वो कब तक हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं बन सकती? तो देखिए, जब तक किसी बात को सुनकर समझा नहीं जाए तब तक वह हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं बन सकती। हमने किसी बात को सुना और उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम मौखिक अभिव्यक्ति का वो हिस्सा नहीं हो सकता। मौखिक अभिव्यक्ति वही है, आप समझ लो सबसे पहले कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है? जब अगला व्यक्ति हमें कुछ सुना रहा है, हम उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे और समझकर हम जवाब देंगे, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। हमारे को किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने कहा कि मेरा गांव फला है, इसका मतलब वो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति आपसे आपका नाम जानना चाहता है, न कि आपका गांव। लेकिन आपने उसका जवाब गलत दिया कि मेरा गांव ये है, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। यानी कि अगले व्यक्ति की बात को हम अच्छी तरीके से सुनेंगे, सुन करके उसको समझेंगे और फिर उसको जवाब देंगे, ये हमारी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएगी। अब ये चीज आपके समझ में आ गई ना, तो अब आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे टाइटल का नाम ही मौखिक अभिव्यक्ति है। तो समझ गए होंगे आप कि मौखिक अभिव्यक्ति वह है जब अगले व्यक्ति की बात को हम सुन करके उसको समझेंगे और समझने जब हमने अच्छी तरह से समझ लिया है उस बात को, तो हम अच्छी तरीके से जवाब भी दे सकते हैं। ये होता है मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो मौखिक अभिव्यक्ति के गुण। मौखिक अभिव्यक्ति के गुण लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति की बात को हमें सुनना है, समझना है और बोलना है, तो क्या हो गया? भाषिक शुद्धता चाहिए। यानी कि भाषा की दृष्टि से वो अभिव्यक्ति शुद्ध होनी चाहिए। हम स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग में पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग का प्रयोग कर देंगे। यानी कि भाषा की शुद्धता होना चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति में। दूसरा, विचारों की सशक्तता। हम जो हमारी बात को कहना चाहते हैं वो सशक्त रूप से कही जाए। ऐसा नहीं है कि हम जो जिस बात को कहना चाह रहे हैं अगला व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा है, इस मीन्स हमारी सशक्तता नहीं है उसमें। तीसरा, गतिशीलता। फ्लो होना चाहिए बातों में, मौखिक अभिव्यक्ति में फ्लो होना चाहिए। अधिक गतिशीलता का होना जरूरी, कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। जैसे हम कहानी सुना रहे हैं, एक था राजा, और फिर हम कहते हैं कि भाई रोड पे जानवर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये गतिशीलता की कमी हो गई। यानी कि कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति में गतिशीलता का होना आवश्यक है। अगला आता है प्रभावोत्पादकता। प्रभाव होना चाहिए उस जिस बात को हम कह रहे हैं, उस बात का असर और उस बात का कहने का वो बालक समझे अगला जिसको हम कहना चाह रहे हैं। यानी प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। जिस तरीके जैसे बड़े आदमी से अपन बात कर रहे हैं तो उससे किस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, उससे किस प्रकार से शिष्टाचार से बात करेंगे, ये व्यवहारिकता होनी चाहिए। अगला गुण होता है अवसरानुकूलता। अवसर के अनुसार बोलना चाहिए। जैसे किसी घर में खुशी का माहौल है और हम उनको कोई ऐसी जो दुखपूर्ण बातें हैं वो हमें वहाँ कहने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी मौखिक अभिव्यक्ति को हमें अवॉइड करना होगा। यानी कि अवसरानुकूलता जरूरी है। मधुरता, शब्दों में मधुरता होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि मधुरता होनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति में। जब कर्कशता होगी, कठोर शब्दों का प्रयोग होगा, तो उसके श्रोता उससे नाराज हो जाएंगे और उसके श्रोता कम होंगे और उस व्यक्ति को अवॉइड करेंगे यदि वो व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता है।
शिष्टता, वाणी के अंदर शिष्टता होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति में शिष्टता की झलक होनी चाहिए कि शिष्टाचार होना चाहिए। ये 7 मौखिक अभिव्यक्ति के गुण हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं कौन कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति के गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य बताइए, क्यों करवाई जाती है मौखिक अभिव्यक्ति। नंबर 1, सुनकर समझने के महत्व को जानने के लिए। सुना और समझा, ये इसके महत्व को जानने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, नंबर 1। नंबर 2, वक्ता व श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। जो वक्ता है, जो बोल रहा है, और जो श्रोता है, मौखिक अभिव्यक्ति में 2 काम करते हैं, एक तो बोलता है और एक सुनता है। यानी कि वक्ता और श्रोता, उसका पूर्व ज्ञान का नॉलेज, उसके प्रभाव को समझना, उसकी बैकग्राउंड को समझना। ये बात है कि ये क्या कहना चाह रहा है, किस संदर्भ में कहना चाह रहा है, ये उद्देश्य। जब तक ये नहीं समझेगा, मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ सही तरीके से सार्थक नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है, आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझने की कुशलता अर्जित करना। मौखिक अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है वो है कि आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझना, कि फ्लो के हिसाब से। आगे देखो, श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। जो व्यक्ति श्रवण बाधित हैं, जो सुनना नहीं समझ, जो सुन नहीं रहे हैं, उन व्यक्तियों की भाषा को भी समझना। ये भी एक, यानी कि वो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति है कि वो बालक क्या कहना चाह रहा है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। 5वां उद्देश्य, आदेश व निर्देश की भाषा और उसमें अंतर कर पाना। जो आदेश क्या मिल रहा है, निर्देश क्या मिल रहा है, इसकी भाषा को समझना और इनमें अंतर समझना, ये भी एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, अनौपचारिक भाषण कौन कौन से हो सकते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक 2 भाषण है, अनौपचारिक भाषण और औपचारिक भाषण। अनौपचारिक में क्या होता है, जैसे चुनावी भाषाओं में नेताओं के भाषण, टीवी चैनल पर विविध विषयों की चर्चा की जाने वाली जो वक्तव्य हैं, इसमें क्या होता है, शब्द ज्ञान, शब्द चयन, वाक्य निर्माण, आरोह अवरोह तथा अन्य भाषाई शिष्टाचार संबंधी नियमों का निर्वहन नहीं किया जाता है। यानी कि अनौपचारिक जो भाषण होता है उसमें क्या होता है, इसमें वाक्य निर्माण का, शब्द चयन का, इतना व्याकरणीय नॉलेज का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये जैसे चुनावी सभाओं में नेताजी का भाषण आपने सुना होगा, कैसे कैसे बोल देते हैं वो। टीवी चैनल पर बहुत से नेताओं का इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत सी ऐसी चर्चा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें भाषाई शिष्टाचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका ठीक उल्टा है औपचारिक भाषण। इसमें क्या होता है, औपचारिक भाषण में, इस प्रकार के भाषण में 5वां प्रश्न आता है, औपचारिक भाषण की विशेषता बताइए। इस प्रकार के भाषणों में श्रोताओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक कथन को मनन करके प्रकट किया जाता है। शिक्षण ये किसमें होता है, शिक्षण संस्थाओं में कोई भी सरकारी जो समारोह है, कार्यक्रम है, उसमें इस प्रकार के भाषण सुनने को मिलते हैं। इनमें शब्द चयन, वाक्य निर्माण, आरोह अवरोह तथा भाषाई शिष्टाचार के नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि जैसे अपन स्कूल में किसी भी समारोह पर, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर हम कोई समारोह आयोजित करवा रहे हैं, उस समय आपको जो कुछ भी बोलना है वो औपचारिक होगा। और आप एक चुनावी सभा में जो आप बोल रहे हैं वो एक अनौपचारिक होगा। आप अपने घर पे जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो अनौपचारिक होगा। लेकिन जब आपका भाषण किसी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में या किसी सरकारी समारोह में जब आपको खड़ा कर दिया जाए और वहाँ बोलने को कहे, तो आपका भाषण औपचारिक होगा। आपको अगले व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, दर्शकों का ध्यान रखना पड़ेगा, श्रोताओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे बोलने से कहीं गलत मैसेज तो नहीं जाए। ये होता है औपचारिक भाषण, ये अनौपचारिक भाषण। 6ठा आता है, वार्तालाप की विशेषता बताइए। वार्तालाप, बातचीत, है ना। बातचीत क्या है, उसकी विशेषता नंबर 1, बातचीत मधुर होनी चाहिए। वार्तालाप में मधुरता हो, पहली विशेषता। यदि मधुरता नहीं है, कर्कशता है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो वार्तालाप नहीं कहेंगे उसको। दूसरा, वो प्रभावोत्पादकता होना चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए। तीसरा, गतिशीलता होनी चाहिए, भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए।
एक वाक्य दूसरे वाक्य से इंटरलिंक होना चाहिए। चौथा, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए, स्वाभाविक दिखना चाहिए। बातचीत का तरीका शिष्टाचार से युक्त होना चाहिए। वार्तालाप का भाव स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, किस संबंध में कहना चाहते हो। और व्याकरण संबंधी जो शुद्धता है वो भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुल्लिंग के वाक्य को स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग वाले को जहाँ हमें रुकना है वहाँ रुकना है, जहाँ आश्चर्य का बोध होना चाहिए वहाँ आश्चर्य का बोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा को सुनकर समझने में सहायक बिंदु कौन कौन से देखो। भाषा को सुनकर, मौखिक अभिव्यक्ति वही है कि वक्ता के बात को हम सुने और उसको समझे, उसमें कौन कौन से सहायक बिंदु हैं देखो। भाषा का संदर्भ यानी कि उस वक्ता की बात को समझने के लिए हमें उस भाषा का परिचय होना आवश्यक है। हमारे सामने कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति खड़ा है, हमें इंग्लिश 1% भी नहीं आती है, तो क्या उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सही है? वो जिसके सामने बोल रहा है वो उसको समझ नहीं रहा है, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति सही नहीं होगी। यानी कि भाषा का संदर्भ में देखें तो सुनकर समझने में भाषा का परिचय होना जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, विषय वस्तु। जब तक सुनने वाले विषय वस्तु से परिचित नहीं होंगे तब तक उसकी समझ में नहीं आएगी। हम पढ़ तो क्या रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आके हमसे किसी प्रसंग की बात करने लग जाए, हमें उसकी विषय वस्तु का मालूम ही नहीं है, तो वो सुनकर समझने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम उस विषय वस्तु से परिचित नहीं होंगे तब तक हम सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। तीसरा आता है भाषा का स्तर। भाषा का स्तर जाने बिना संप्रेषण संभव नहीं है। प्राथमिक स्तर के बालक को यदि हम कहानी कविताओं के माध्यम से पढ़ाएंगे, उसके स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे, तो बालक का संप्रेषण संभव है, बालक उस बात को समझ पाएगा। और यदि हम उस बालक को फर्राटेदार इंग्लिश में बातें करने लग जाएं और ऐसी छंद और अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करें तो वो बालक उसको समझ नहीं पाएगा, तो वो सुनेगा और उसको समझेगा नहीं। सुन तो लेगा लेकिन समझेगा नहीं, तो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो भाषा का स्तर जरूरी है। चौथा आता है रुचि। सुनने वाले की रुचि की बात करने पर वह सुनेगा। यदि हम उस व्यक्ति को, जिसको हम हमारी बात को सुना रहे हैं, वो व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग है, तो ही वो उसमें रुचि ले पाएगा। बाकी एक सहायक बिंदु है बातचीत प्रभावी होनी चाहिए, इसमें इफेक्ट होना चाहिए बातचीत के अंदर। तो ये 5 बिंदु याद कर लीजिएगा। इसमें सहायक बिंदु है भाषा को सुनकर समझने में, भाषा का संदर्भ, विषय वस्तु, भाषा का स्तर, रुचि और बातचीत। ये 5 बिंदु जब हमें याद हो जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाषा को सुनकर समझने में कौन कौन से बिंदु सहायक हैं। 8वां क्वेश्चन आता है, आवाज के पहलुओं को किन किन रूपों में विभक्त कर सकते हैं। आवाज जो है, वक्ता की जो आवाज है, वो उसके रूप कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना आप, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आवाज के पहलू, आवाज 2 है ना, आवाज के पहलू। नंबर 1, वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। वक्ता जो बोल रहा है उसकी गति, आरोह अवरोह हमारी समझ को प्रभावित करता है। हम सामान्य गति वाली बात को आसानी से समझ लेते हैं। मैं जैसे आपको बताऊं, बोले जाने वाले आरोह अवरोह, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोल गया। यानी कि गति, बोलने की गति और उसकी आवृत्ति ऐसी हो कि सामने जो हमारा सुन रहा है, श्रोता है, उसको हमारी बात समझ में आ जाए। यानी कि सामान्य गति में यदि हम बात करेंगे तो वो आवाज उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसको हम बताना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं। ध्यान रखना गति और आवृत्ति का। दूसरा आता है वक्ता की आवाज का कटु या मृदु होना। यदि वक्ता की आवाज में कड़वापन है या कड़वापन है तो उसके श्रोता उसको सुनना कतई पसंद नहीं करेंगे। और यदि उसकी आवाज़ में मृदुता है, मिठास है, तो हर कोई सुनने को उसका आतुर रहेगा। तो ये भी वक्ता की जरूरी है। आवाज़ का ये भी पहलू है कि आवाज़ का कटु या मृदु होना भी प्रभावित करता है आदमी को। एक आवाज़, बोलने की गति और आवृत्ति, स्पीड, आपकी बोलने की स्पीड तेज है, अगला समझ नहीं रहा तो बोलने का कोई औचित्य नहीं। जब तक अगला व्यक्ति उस बात को नहीं समझेगा उसको हम मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कह सकते।
तीसरा आता है वक्ता की आवाज का स्पष्ट होना, स्पष्ट भी होना चाहिए, शब्दों का उच्चारण के साथ उसका स्पष्ट हो, जो शब्द वो बोल रहा है उसका स्पष्टता के साथ उच्चारण करे, उसको क्लियर आवाज जानी चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि आवाज का स्पष्ट होना। चौथा आता है वक्ता की आवाज की तीव्रता, यदि ऊंची आवाज में व्यक्ति बात करता है तो उससे कम लोग पसंद करते हैं। जो व्यक्ति सामान्य बातचीत की सामान्य आवाज में बात करते हैं उसको सब सुनना चाहते हैं, लेकिन जो ऊंची आवाज में, तेज आवाज में यदि बातें करेंगे, तेज आवाज में यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात को लोग सुनना कम पसंद करते हैं। पांचवा आता है वक्ता की आवाज में शब्दगत भाव होना, आवाज में शब्दगत भाव होना चाहिए, उच्चारण से भाव का प्रकट होना चाहिए कि बालक या व्यक्ति जो सामने वाला बोल रहा है वो क्या कहना चाहता है। जब तक उसकी आवाज में शब्दगत भाव नहीं होगा तब तक वो श्रोता उसको सही नहीं समझ पाएगा। तो ये भी आप नोट कर लेना, ये भी 5 बिंदु है। आवाज के पहलू हैं, नंबर 1 गति और आवृत्ति बोलने की, नंबर 2 आवाज का कटु या मृदु होना, नंबर 3 आवाज का स्पष्ट होना, नंबर 4 वक्ता की आवाज की तीव्रता होना, या तीव्रता ज़्यादा होगी, तीव्रता कम होगी, मध्यम होगी, उस पर डिपेंड करता है। 5वां वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव का होना। क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण कौशल विकसित करने के 5 आधार कौन कौन से हैं। यानी कि श्रवण कौशल, हम सुनने की जो कौशल को विकसित किन किन आधार पे कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा सुन सकते हैं, हमारे श्रवण कौशल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि श्रवण कौशल को विकसित कैसे करेंगे। नंबर 1 पर्याप्त श्रवण है। हमारा जिस विषय में रुचि होगी, हमें यदि पर्याप्त अवसर दिया जाएगा सुनने का तो हमारा श्रवण कौशल बढ़ेगा। पहला आधार पर्याप्त श्रवण, भाषा के शिक्षार्थी को श्रवण के पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। श्रवण का मतलब सुनना, पर्याप्त श्रवण का मतलब है बहुत देर तक बहुत सी बातों को लगातार सुनना। वो कब सुनेगा बालक, जब उसको उस बात में इंटरेस्ट आएगा। उपाय क्या क्या है, देखो, मातृभाषा के भाषण सुनाना बालक को, इससे उसका पर्याप्त श्रवण बढ़ेगा, श्रवण कौशल का डेवलपमेंट होगा। गीत, कविता, चुटकुले आदि उसको सुनाना, हिंदी फिल्मों, गीतों, डायलॉग को रिकॉर्ड कराना, रिकॉर्ड सुनना, नाटकों का आयोजन कराना, इससे क्या होगा, बालक की ये पहला आधार है, उससे पर्याप्त सुनेगा और सुनेगा तो श्रवण कौशल का विकसित होगा, श्रवण कौशल विकसित होगा। नंबर 2 शांत चित्त श्रवण। देखो कितना बढ़िया, शांत, नाम से स्पष्ट है, शांत चित्त श्रवण। ऐसा श्रवण जिसमें शांत हो हमारा चित्त, हमारा दिमाग, हमारा चेता शांत हो, वो शांत चित्त श्रवण कहलाता है। श्रवण के साथ उसका चेतन मस्तिष्क उदासीनता, क्रोध, चिंता, भय, घृणा आदि उद्वेगों से जब मुक्त होता है, बालक मुक्त होकर के किसी भी बिना टेंशन के यदि पढ़ता है तो उसको अच्छा याद होता है। हिंदी भाषा के श्रवण अभ्यास के समय छात्रों का शांत चित्त होना परम आवश्यक है। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको सुना रहे हैं बच्चों को, तो उनका शांत चित्त होना आवश्यक है। जैसे कोई भी किसी भी कार्यक्रम में हम हमारा भाषण देते तो हम कहते हैं बच्चों शांत हो जाओ, यानी कि जब बच्चे शांत होंगे तो हमारी बात को अच्छी तरह से सुन पाएंगे, हमारा जो श्रवण कौशल है बालकों का वो विकसित हो पाएगा। तो शांत चित्त श्रवण ये एक दूसरा आयाम है, दूसरा आधार है। तीसरा एकाग्र श्रवण, जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक हम सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे, आधा अधूरा सुनेंगे। एकाग्रता में की गई कोई भी क्रिया स्थिर तथा प्रभावकारी होती है। अतः भाषा के समय श्रवण में रुचि हो जिससे एकाग्रता बनी रहे। कंसंट्रेशन होना जरूरी, एकाग्र चित्ता बहुत जरूरी है। जब तक हम एकाग्रचित नहीं होंगे, एक चीज़ ये भी है, थोड़ा सा अपन हट के बात करते हैं। अब परीक्षा, जैसे आपके कल एग्ज़ाम है, अब आपकी इतने दिनों हिंदी आपके पास सब बुक्स थी, सब थी, लेकिन आपकी एकाग्रता नहीं बन रही थी। लेकिन अब आप प्रेशर में आ गए, कल एग्ज़ाम है सर, क्या होगा, अपने आप आपकी एकाग्रता बढ़ने लगी, आपको झटाझट फटाफट याद होने लगे क्वेश्चन के आंसर। तो एकाग्र श्रवण होना चाहिए। आगे देखिए, अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक सामान्य निष्क्रिय श्रवण के पर्याप्त अवसर प्रदान करना श्रवण पक्ष को पुष्ट करता है। यानी कि अनौपचारिक श्रवण के अवसर दिए जाएं बालकों को।
अगला आता है बाधाहीन श्रवण। सामान्यतः हम देखते हैं कि जिन जो घर बस स्टैंड के इनके आसपास होते हैं वहाँ ज़्यादा आपको ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलेगा, जिससे बालक समझने में चिड़चिड़े हो जाते हैं। और जहाँ शांत बाधाहीन जहाँ श्रवण होता है वहाँ बालक ज़्यादा प्रभावकारी सुन पाता है। सामान्यतः भाषा के श्रवण के समय बाहरी शोरगुल बाधा उत्पन्न करता है, अतः जहाँ तक संभव हो उस समय तक बाधाहीन श्रवण के पर्याप्त बालकों को अवसर प्रदान किए जाए। ये हैं अपने 5 आधार श्रवण कौशल को डेवलप करने के। क्वेश्चन नंबर 10, बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की गतिविधियां देखो। बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास की गतिविधियां बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना। कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर देखो, विद्यालय में बालक पढ़ने आता है, एक कक्ष के अंदर पढ़ता है, एक उसको बाहर किस प्रकार से बोलने की अभिव्यक्ति प्रदान की जाए। कक्षा के बाहर से मतलब विद्यालय के अंदर, लेकिन कक्षा के जस्ट बाहर किस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, बाल सभा, प्रार्थना सभा, उत्सव, जयंतियाँ, कक्षाओं की जिम्मेदारी, ये सब कक्षा के बाहर के अंतर्गत। और कक्षा के अंदर जो है ना, जब बालक कक्षा के अंदर पढ़ रहा है उसको क्या गतिविधि करानी, अध्यापन के दौरान बालक से प्रश्न पूछना बार बार। जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मीनिंग हाँ पहले तो गुरुजी बताएंगे, फिर उससे पूछेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी। अध्यापन के दौरान बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा इससे। दूसरा, पाठ्यपुस्तक के साथ, पाठ्यपुस्तक हमने जैसे एक गद्यांश हमने पढ़ा दिया, बालक को कहे अब तू इसको पढ़, रीड कर, सुना, तो बालक इससे बोलेगा, समझेगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित कार्य देना, जब पूरा पाठ खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको रिटर्न वर्क देना, गृह कार्य देना, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के कक्षा के भीतर या लिखित कार्य, उसको वहाँ से बोलना, प्रश्न पूछना, जवाब देना, है ना, ये मौखिक अभिव्यक्ति। कक्षा के बाहर प्रार्थना सभा जैसे होती है, प्रार्थना, इसमें कक्षा के बाहर में अपन सम्मिलित करेंगे 4 को, प्रार्थना सभा, बाल सभा, उत्सव, पर्व, जयंतियाँ और कक्षाओं की जिम्मेदारी। प्रार्थना सभा जब होती है उसमें अखबार पढ़ना, जैसे किसी बालक को कहेंगे आजा भैया तू पढ़ अखबार आज, कोई अनमोल वचन का कहना, कोई श्लोक पाठ करवाना, इससे क्या होगा, बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। दूसरा, बाल सभा, शनिवार बाल सभा होगी। बाल सभा में बहुत से कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, वाद विवाद होगा, आशु भाषण होगा, ऐसा कोई भी प्रतियोगिता है या फिर कोई ऐसी बात जो बालकों से कहलवाना, अच्छी जो आदर्श वाक्य है। आगे आता है उत्सव, पर्व, जयंतियाँ। उत्सव, पर्व, जयंतियाँ जब हर विद्यालय में मनाई जाती है, उसको, उस जयंती के बारे में, उस उत्सव के बारे में बच्चे समझें, बोलें, तो इससे बालकों की क्या होगी, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। चौथा है कक्षाओं की जिम्मेदारी। जैसे कहीं पर भी, कहीं ऐसी विद्यालय भी है जहाँ शिक्षक कम है, तो वहाँ पर अलग अलग कक्षाओं की जिम्मेदारी देना, उसमें बालक खुद जाएगा, अपना प्रेजेंटेशन देगा, तो उसका क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ये आप याद कर लेना। इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।